Hello dear student. Today we'll be going to read 11th chapter. Chapter name is Indian Judiciary. This is chapter from Social Science Gujarat Board Standard 9. This is second part. First part we uploaded in the last previous video. Now we will upload second part of this चैप्टर. अब इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट अपलोड करने जा रहे हैं. पहला पार्ट जो हमने अपलोड किया उसमें सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने आपको डिस्क्राइब करके समझाया है. अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाई कोर्ट के बारे में. लेट्स वी स्टार्ट अबाउट हाई कोर्ट. सी वेट. यस, देयर इज हाई कोर्ट. ये सेकंड पार्ट है. डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए. इसका फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा ताकि आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए. अब हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं हाई कोर्ट के बारे में. यस, हाई कोर्ट मीन्स उच्च न्यायालय. वन ऑफ द की पोजिशन इन द कंटिन्यूअस हायरार्किकल पिरामिड ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज ऑक्यूपाइड एट द स्टेट लेवल बाय द हाई कोर्ट्स. भारत में संलग्न सुग्रथित तथा एक तंत्रीय पिरामिड आकार की न्यायपालिका की व्यवस्था में बीच की कड़ी रूप महत्वपूर्ण न्यायालय राज्य का उच्च न्यायालय है. जो हमने अभी ऊपर पिरामिड देखा उसमें सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के नीचे आता है हाई कोर्ट. हाई कोर्ट के नीचे आते हैं दूसरे अदर कोर्ट. तो इनके बीच में कड़ी के रूप में होता है हाई कोर्ट जो राज्य स्तर पर होता है. हाई कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट एट द स्टेट लेवल. राज्य जो है, राज्य के विस्तारों में हाई कोर्ट जो सर्वोपरि होता है. राज्य में सबसे ऊपर हाई कोर्ट होता है. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड वन हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट. हमारे संविधान के अनुसार हर एक राज्य में एक हाई कोर्ट होना चाहिए. The president has the power to form one high court for two or more states. अब प्रेसिडेंट को ये पावर होती है कि दो या अधिक राज्यों में एक हाई कोर्ट भी वह बना सकता है. इन इंडिया देयर इज़ वन कॉमन हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ पंजाब. हमारे भारत में एक कॉमन हाई कोर्ट है. उसके लिए कौन कौन सी स्टेट है उस हाई कोर्ट के लिए? पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़. इन तीनों राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है. सिमिलरली और इसी तरीके से अंडर द जुडिक्शन of the High Court of Assam falls the state of Manipur, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. और इसी तरीके से एक हाई कोर्ट और कॉमन है. कौन कौन से राज्यों के लिए? मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश का जो कॉमन हाई कोर्ट है वो कहाँ पे है? असम में है. फिर अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन. हाई कोर्ट का फॉर्मेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रचना. द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द गवर्नर ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट. जो चीफ जस्टिस होता है हाई कोर्ट का उसे अपॉइंट करता है. कौन अपॉइंट करता है? एक तो हमारे प्रेसिडेंट. किसके साथ में? तो हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के साथ में मिलकर के और उस राज्य के राज्यपाल के साथ मिलकर के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति. The Chief Justice of High Court is consulted in the appointment of the other judge of the High Court. और फिर जो चीफ जस्टिस होता है वो हाई कोर्ट के अदर जज की नियुक्ति कर सकता है. अ प्रेसिडेंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर एंड हैंस ऑन द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ चीफ जस्टिस only after discussion and consultation with the prime minister and the cabinet minister. वास्तव में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार व्यवहार करने वाला राष्ट्रपति अभिप्रेत है. मतलब जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है उसकी सलाह के अनुसार काम करता है, जिससे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श के अनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है. प्रेसिडेंट को जो हाई कोर्ट के जस्टिस की जज की नियुक्ति करनी होती है तो उसके लिए उन्हें प्रेसिडेंट और मिनिस्टर के साथ में जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके साथ सलाह मशवरा करना होता है. द एज लिमिट ऑफ जज ऑफ द हाई कोर्ट इज 62 ईयर्स. हाई कोर्ट के जज की जो एज लिमिट होती है वो 62 ईयर्स होती है. दे कैन टेंडर रेजिग्नेशन एड्रेस टू द प्रेसिडेंट. वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है. कौन? हाई कोर्ट का जज. द प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट. जो प्रेसिडेंट होता है वो हाई कोर्ट के किसी भी जज को रिमूव कर सकता है. पर कौन कौन सी परिस्थितियाँ होगी वो देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैरिड आउट द इन द पार्लियामेंट एंड
ऑन प्रूविंग द चार्ज ऑफ मिसकंडक्ट और मॉल प्रैक्टिस ऑफ जज। अगर कोई जज भ्रष्ट हो, भ्रष्टाचार करता हो, या फिर कोई जज अनुशासनहीन हो या अपने कार्य करने में संपूर्ण ना हो, तो उसके ऊपर जो हाई प्रेसिडेंट है महाभियोग चला करके उसे अपने पद से हटा सकता है। द जज ऑफ हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर इन इंडिया। हाई कोर्ट के जज का भारत के किसी भी राज्य में ट्रांसफर हो सकता है। द नंबर ऑफ जजेस इज नॉट द सेम इन ऑल द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत के जो सभी हाई कोर्ट है उसमें जजों की संख्या समान नहीं होती है। इफ द प्रेसिडेंट फील दैट द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट हैज इंक्रीज्ड देन ही कैन अपॉइंट एड हॉक इंचार्ज जज टू द हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि किसी हाई कोर्ट में वर्कलोड बढ़ रहा है तो वो 2 साल के लिए किसी एड हॉक या किस जज को वहाँ पे नियुक्त कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट नियुक्त कर सकता है। All the work of the Supreme Court and the High Court is carried out in English language, but if any legislative assembly of any state passes a resolution that the work of the High Court of related state be carried out in the language of the state, then the work of the High Court of that state can function in the language of that state। इसका मतलब ये है कि जो हाई कोर्ट का सारा वर्क होता है, रिटर्न वर्क हो, वर्बली वर्क हो, वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। लेकिन अगर किसी राज्य की विधानसभा या फिर किसी राज्य में ऐसा फील होता है कि विधानसभा अपने राज्य में उस राज्य की लैंग्वेज में वर्क करवाना चाहती है, तो उसे क्या करना होता है कि सबसे पहले प्रस्ताव पारित करना होता है, और वो प्रस्ताव पारित हो जाए तो उसके बाद में राज्य के उच्च न्यायालय में उस राज्य की भाषा में कामकाज किया जा सकता है। फिर है क्वालिफिकेशन, योग्यताएं। एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पर्सन एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड टू द हाई कोर्ट, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए फर्स्ट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड शुड हैव सर्व्ड फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years ऑफ on any of the judicial post in the lower court of the Indian state। भारत के राज्यों में स्थित किसी भी निचली अदालत में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य का अनुभव होना चाहिए। थर्ड है शुड हैव अ लिस्ट 10 year प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में 10 साल तक उसको काम करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फोर्थ है शुड बी अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट और फेमस लॉ मेकर एज पर द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह न्यायविद, संविधान का विशेषज्ञ तथा कानूनविद होना चाहिए। फिफ्थ है शुड बी बिलो 62 years ऑफ एज, और 62 years से उसकी उम्र कम होनी चाहिए। द जज ऑफ द हाई कोर्ट हैज़ टू टेक एन ओथ ऑफ secrecy in the front of governor of the state or any person appointed by the governor and sign the corresponding प्लीज। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य के राज्यपाल अथवा उस जो पद ग्रहण करते समय जो वहाँ पे नियुक्त किया गया है उसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेनी होती है और प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने होते हैं। अब हम पढ़ेंगे द जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र। द पावर एंड फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 जुडिक्शन। उच्च न्यायालय की सत्ता तथा कार्य क्षेत्र को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है ओरिजिनल जुडिक्शन, जिसे बोलते हैं मूलभूत अधिकार क्षेत्र। इस मूलभूत अधिकार क्षेत्र में हमने जैसे पढ़े थे मूलभूत अधिकार, तो मूलभूत अधिकारों से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो तो वो कहाँ सॉल्व करता है? उच्च न्यायालय में, जिसे हम बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। अंडर द ओरिजिनल जुडिक्शन द हाई कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इश्यू डायरेक्शन ऑर्डर और रिट इंक्लूडिंग रिट्स in the nature of habeas corpus to any person, authority and any government in case of violence of the fundamental right of the citizens। उच्च न्यायालयों को नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के बदले कोई व्यक्ति सत्ता समूह या सरकार के विरुद्ध आदेश, हुक्म अथवा परमादेश या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस जिसे कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जैसे आज्ञा पत्रों को जारी करने की सत्ता प्राप्त होती है। फिर से एक बार सुन लीजिए कि मूलभूत अधिकार में क्या आता है कि
जैसे कोई भी व्यक्ति, सत्ता समूह सरकार के विरुद्ध आदेश, हुक्म या फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण ऐसे आज्ञा पत्रों को जारी करने की सत्ता हाई कोर्ट के पास होती है। द हाई कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी इन द केस रिलेटेड टू कंपनीज मैरिज, डाइवोर्स एंड एलिमनी। कंपनी संबंधी विवाद, तलाक तथा भरण पोषण संबंधी विवाद पर निर्णय देने की सत्ता भी उच्च न्यायालय के पास में होती है। द केसेस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लैंड रेवेन्यू एंड इट्स एम्बर्समेंट, लैंड रिफॉर्म एंड रिटर्न कैन ऑल्सो बी कैरिड आउट इन द हाई कोर्ट। न्यायालय का अपमान, जमीन महसूल तथा उनको वसूलने से संबंधित विवाद, जमीन संपादन और मुआवजा संबंधी दावों के मुकदमे की सुनवाई उच्च न्यायालय करता है। ऑल रिट पिटिशंस challenging the judgment given by lower court of the civil and the criminal court can be made in the high court। और जो लोअर कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसके जो अगेंस्ट अपील हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। दिस पिटिशन चैलेंजिंग द प्रोविजन प्रोवाइडेड इन द एंट्रेंस एग्जामिनेशंस तथा प्रवेश परीक्षा की व्यवस्थाओं को चुनौती देने वाली पिटीशन उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे एपिलेट जुडिक्शन, जिसे बोलते हैं विवाद संबंधी अधिकार क्षेत्र। अंडर द एपिलेट जुडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट द कोर्ट हियर्स द पिटिशन अगेंस्ट द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जो सिविल और क्रिमिनल केसेस होते हैं इनके अगेंस्ट जो पिटिशन हम कर सकते हैं वो कहाँ कर सकते हैं, हाई कोर्ट में कर सकते हैं। एनी पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कैन बी मेड इन द हाई कोर्ट। और जो ट्रिब्यूनल कोर्ट्स होते हैं, उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल के फैसलों के विरुद्ध अपील को स्वीकार करता है और उसके ऊपर कार्रवाई भी करता है। इन केस अ सेशन कोर्ट हैज़ इश्यूड एनी जजमेंट पनिशिंग द एक्यूज्ड फॉर मोर देन 4 years देन द पिटिशन कैन चैलेंज द जजमेंट इन द हाई कोर्ट। अगर सेशन कोर्ट किसी को 4 साल की सज़ा देता है, 4 साल या उससे ज़्यादा की, तो उसके अगेंस्ट जो पिटिशन है वो हाई कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में इस जजमेंट को चैलेंज कर सकते हैं। इफ़ एनी accused is given a capital punishment by a session court in a case of murder for which a less punishment is issued by the lower court, then in such condition the judgment can be challenged in the high court। session court जिले के फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश जब आरोपी को उसके गुनाह के बदले जो 4 साल की सज़ा देता है तो उसके खिलाफ अगर कोई पिटीशन दायर करनी है तो वो हम हाई कोर्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा सेशन कोर्ट ने किसी आरोपी को अपने अधीन फौजदारी न्यायालय के फैसले के विरुद्ध हत्या के आरोप में अगर मृत्युदंड की सज़ा सुनाई हो तो उसके विरुद्ध जो सुनवाई है वो भी कहाँ होती है, उच्च न्यायालय में होती है। द हाई कोर्ट हैज़ अ पावर टू डिसाइडेड अपॉन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन pertaining to law including constitutional interpretations। उच्च न्यायालय किसी मामले में संविधान के अर्थगठन संबंधी कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय करने की सत्ता रखता है। फिर हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिक्शंस, जिसे बोलते हैं प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र। ईच हाई कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी एंड पावर टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल ऑफ द स्टेट और ऑफ इट्स रीजन। प्रत्येक उच्च न्यायालय को जिस राज्य या प्रदेश में उसका अधिकार है उस प्रदेश के सभी न्यायालय तथा न्याय आयोग, जिसे ट्रिब्यूनल्स कहते हैं, उनकी देखरेख करने की तथा कार्रवाई का नियमन करवाने की सत्ता प्राप्त होती है। किसको होती है, हाई कोर्ट को। If the High Court feel it is necessary, then it can ask a case paper from the subordinate court and then carry out the case proceedings। उच्च न्यायालय आवश्यकता पड़ने पर ऐसे न्यायालयों के पास से केस पेपर्स तथा अन्य आवश्यक कागजात मंगाकर केस चलाने की सत्ता रखता है। अगर हाई कोर्ट को नीड लगे तो वो जो उसके अधीन जो न्यायालय हैं उनसे जो केस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मंगवा के उसकी सुनवाई कर सकता है। द कोर्ट कैन फ्रेम जनरल लॉ टू कंट्रोल द प्रोसीड्यूर एंड फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट अंडर इट्स पावर। अपने अधीनस्थ न्यायालयों के व्यवहार और कानून का नियमन करने के लिए सामान्य नियमों का निर्माण कर सकता है। All these provisions should be in accord and harmony with the
कॉन्स्टिट्यूशंस। और विविध प्रावधान संविधान के साथ सुसंगत होने चाहिए, संविधान के अनुसार होने चाहिए, तो हाईकोर्ट कर सकता है उसमें कोई भी फेरबदल। द हाईकोर्ट कैन गाइड एंड डायरेक्ट द सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द मैटर ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड एंट्रीज। अधीनस्थ न्यायालय को उसका हिसाब किताब तथा उसका विवरण किस तरह से करना है उसके संबंध में उच्च न्यायालय जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालय को मार्गदर्शन देता है। द हाई कोर्ट ऑक्यूपाइज द प्लेस एज द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स का स्थान रखता है। द हाई कोर्ट पब्लिश्ड इट्स जजमेंट डिसीजन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। उच्च न्यायालय स्वयं दिए गए फैसले निर्णय को योग्य और व्यवस्थित स्वरूप में संग्रहित करके उसे प्रकाशित करने का कार्य कर सकता है। दीज जजमेंट एंड डिसीजन आर बाइंडिंग एंड फाइनल फॉर दे कैन यूज दीज कोर्ट डिसीजन एंड जजमेंट एज रेफरेंस वाइल टेकिंग डिसीजन ऑन वेरियस केसेस इन फ्यूचर। अब जो उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं उसे वो बाइंडिंग करके अपने पास में रख सकते हैं, उसे प्रकाशित कर सकते हैं। और भविष्य में ऐसा ही कोई केस आए तो जो पास्ट में उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है उस केस के आधार पर उसकी सुनवाई कर सकते हैं। द कोर्ट हैज़ अ पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ऐसी अदालतों को अपने तिरस्कार के बदले सजा देने की सत्ता भी प्राप्त होती है। द हाई कोर्ट ऑफ गुजरात इज लोकेटेड ऑन द सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद। गुजरात का उच्च न्यायालय सरखेज गांधीनगर हाईवे 16 अहमदाबाद में स्थित है। अभी हमने हाई कोर्ट के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसे हम बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय या फिर निचले न्यायालय। अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट देयर आर डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका कोर्ट्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, POTA कोर्ट्स, पोटा कोर्ट्स, tribunals and certain special courts. Each state is divided into an administrative until called district consisting of a civil court, criminal court and revenue court. राज्यों की उच्च न्यायालयों की देखरेख तथा नियमन अंतर्गत अधीनस्थ जिला और तालुका न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोटा न्यायालय, ट्रिब्यूनल तथा अनेक विशेष न्यायालय हैं। प्रत्येक न्यायालय को प्रशासनिक इकाई जिला में विभाजित किया गया है, जिसमें दीवानी, फौजदारी और महसूली, जिसे कि हम रेवेन्यू कोर्ट कहते हैं, उसका समावेश किया गया। जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अधीन और जो होता है, जैसे हाई कोर्ट तो पूरा स्टेट लेवल पे होता है। अब स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कोर्ट्स होते हैं। तो पहली जो सुनवाई वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो जाती है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट हाई कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में होती है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट जज, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जिला न्यायाधीश। द अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ एनी इंडिविजुअल टू द पोस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट जज इज डन बाय द गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। किसी भी राज्य में जिला न्यायाधीश के रूप में व्यक्ति की नियुक्ति अथवा उसकी जगह पर नियुक्ति अथवा पदोन्नति उस राज्य के संबंध में अधिकार रखने वाले उच्च न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके उस राज्य का राज्यपाल करता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। इसी तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है राज्यपाल। फिर है क्वालिफिकेशन। उसकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अ पर्सन बीइंग अपॉइंटेड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त कर रहे हैं वो भारत का नागरिक होना चाहिए। शुड पॉजेज अ प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर एटलीस्ट 7 ईयर। उसको एडवोकेट के रूप में 7 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। एंड ऑफिसर्स in the judiciary of either the state or central government too is eligible to be appointed as the judge of the district court। और इसके अलावा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के न्याय विभाग में अधिकारी के रूप में सेवा का समावेश भी योग्यता के अंतर्गत किया जाता है। All the other judges other than the district judge are appointed by the governor or the high court in the conciliation with the state public services commission and accordance with the rules framed by the कॉन्स्टिट्यूशन। जिला न्यायाधीश के सिवाय अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल अथवा उच्च न्यायालय तथा राज्य लोक सेवा आयोग के साथ विचार विमर्श करके संवैधानिक नियमों के अंतर्गत किया जाता है।
The judge who handles the civil suits is called as the district judge, and the judge who handles the criminal cases is called session judge. अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि जो सिविल, द जज हु हैंडल द सिविल सूट्स, वो जज जो कि दीवानी मुकदमों को हैंडल करता है। सिविल सूट्स मतलब दीवानी मुकदमों को हैंडल करता है, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट जज। उसे डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। और जो जज क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं, आपराधिक केसों को हैंडल करते हैं, उसे कहा जाता है सेशन जज। यहाँ पे दो जजों का उल्लेख किया गया, एक तो है डिस्ट्रिक्ट जज, एक है सेशन जज। डिस्ट्रिक्ट जज कौन से होंगे? जो सिविल केसेस को हैंडल करते हैं। और सेशन जज कौन से होंगे? जो क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हियर द पिटिशन चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द लोअर कोर्ट अंडर इट। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो किसकी सुनवाई करते हैं? उसके अंडर जो कोर्ट्स आते हैं उसके अगेंस्ट अगर कोई चैलेंज करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकता है। तालुका लेवल के जो कोर्ट होते हैं ना, उनकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में की जाती है। ऑल द सिविल सूट्स ऑफ ₹1 लाख और मोर आइदर बाय द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट आर कैरिड आउट इन द डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स। अभी जो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट है इसमें क्या होता है कि जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ कहाँ गया सॉरी ऑल द सिविल सूट्स ऑफ ₹1 लाख, कोई भी ऐसा दावा जो 1 लाख रुपए से संबंधित हो। कितने रुपए से? 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा से संबंधित हो। मोर आइदर बाय द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और सरकार के खिलाफ भी अगर कोई मुकदमा करना हो आउट इन द डिस्ट्रिक्ट को सिविल कोर्ट, तो वो डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट में इसकी अपील कर सकता है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा केस हो, सरकार के खिलाफ कोई केस करना हो तो यहाँ पे सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। द जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैज़ द पावर टू रन द केसेज ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, एलिमनी, रिफॉर्म एंड केसेज ऑफ पेरेंटल कस्टडी। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है और उसमें कौन सी सुनवाई होती है? तो उसमें विवाह से संबंधित, डाइवोर्स से संबंधित, कोई मुआवजे से संबंधित, कोई सुधार से संबंधित, पेरेंटल कस्टडी से संबंधित जो केसेस होते हैं इनकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में की जाती है। अभी हम पढ़ेंगे सेशन कोर्ट के बारे में। इससे पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब ये देखो सेशन कोर्ट। द क्रिमिनल कोर्ट इंक्लूड सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलतदार एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। फौजदारी न्यायालय में सेशन कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत तथा मामलतदार एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है। दीज कोर्ट हैव अ पावर टू गिव पनिशमेंट ऑफ imprisonment ranging from 3 to 10 years and a penalty up to ₹5,000 और मोर। इन न्यायालयों में 3 वर्ष तक की कैद से लेकर के 10 वर्ष तक की कैद की सजा तथा 5,000 या उससे अधिक रकम या तथा दंड दिया जा सकता है। इन केस ऑफ मर्डर के केस में द कोर्ट कैन गिव कैपिटल पनिशमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड लाइफ सेंटेंस। हत्या के केस में मृत्युदंड, फांसी, आजीवन कारावास जैसी सजा देने की सत्ता सेशन कोर्ट को प्राप्त है। Apart from these, a district there are small case court and family court too. अपार्ट फ्रॉम, इनके अलावा ज़िले में स्मॉल काज कोर्ट और फैमिली कोर्ट भी होती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में। फॉर द केस पर्टेनिंग टू लैंड रेवेन्यू देयर इज़ रेवेन्यू कोर्ट। कोई केस अगर लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड तो उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट होती है। एंड फॉर द डिस्प्यूट ऑफ द लेबरर, अगर कोई मजदूरों से रिलेटेड कोई समस्या हो तो उसके लिए लेबर कोर्ट होती है अलॉन्ग विद अदर ट्राइब्यूनल्स, और अदर ट्राइब्यूनल्स भी होते हैं। एज पर एग्जाम्पल और ट्राइब्यूनल फॉर कंपेंसेटिंग व्हीकल एक्सीडेंट। अब जैसे व्हीकल एक्सीडेंट है तो उसका जो कंपेंसेशन है वो उसके लिए कहाँ पे होगा? तो उसके लिए भी एक ट्राइब्यूनल होती है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अ सर्विस एंड अदर राइट ऑफ द टीचर एंड प्रोफेसर देयर इज़ अ गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्विस ट्रिब्यूनल। और फिर शिक्षक अध्यापकों की नौकरी के अधिकार के लिए और उनके हितों के लिए गुजरात शैक्षणिक संस्था सेवा ट्राइब्यूनल। और ये हो गया शिक्षकों के लिए ट्रिब्यूनल फॉर रिकवरिंग डेप्ट। और द प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर, जो कंज्यूमर्स है उपभोक्ता है उनकी सुरक्षा के लिए कंज्यूमर कोर्ट होता है। द राइट प्रोटेक्शन फोरम, उसके लिए होता है कंज्यूमर्स राइट प्रोटेक्शन
फोरम, जिसे बोलते हैं ग्राहक तकरार निवारण फोरम। These tribunal functions like a court and help the cases wherein the petitioners recover their losses and receive compensations। इसके उपरांत जो है, देखिए, ये जितने भी कोर्ट से पक्षकारों को हुए नुकसान के संदर्भ में उनका समाधान कर योग्य मुआवजा दिलवाते हैं। इन ईच डिस्ट्रिक्ट देयर इज अ फास्ट ट्रैक कोर्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू रन अ केस फास्टर। इसके अलावा यहाँ पे एक फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होता है जहाँ पे कोई भी सुनवाई फास्ट की जाती है। फॉर हियरिंग द केसेस ऑफ पोटा देयर आर पोटा कोर्ट इन गुजरात। पोटा के केसों को चलाने के लिए गुजरात में पोटा न्यायालय की रचना की गई है। All these courts have gathered importance by decentralizing their administration and functioning independently, firmly and lawfully. People have started taking all the benefits एंड हैव बिकम अवेयर। इन सभी न्यायालय के न्यायिक कार्य का विकेंद्रीकरण करके एक सूत्रता के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष रहते हुए तटस्थ तथा न्यायिक कार्य द्वारा जनता का ध्यान आकृष्ट किया गया है। जनता जागृत होकर आज उसका लाभ उठा रही है। फिर अब आएगा लोक अदालत। गुजरात स्टेट इज first to start Lok Adalat to provide speedy and economical justice to the poor, weak and exploited section of the society। गरीबों, समाज के पिछड़े तथा शोषित वर्गों को फटाफट और सस्ता न्याय मिले तथा न्याय प्रक्रिया में होने वाले विलंब को दूर करने के उद्देश्य से सबसे पहले गुजरात में लोक अदालत की रचना की गई थी। अंडर दिस द कोर्ट प्रोवाइड फ्री सपोर्ट। इसके अंतर्गत जो कोर्ट है वो फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करती है। गाइडेंस थ्रू लीगल एड सर्विस सेंटर सिचुएटेड इन अहमदाबाद। कानूनी सेवा सत्ता मंडल अहमदाबाद में जो स्थापित है उसके द्वारा भी कार्य किया जाता है। अंडर दिस द कोर्ट प्रोवाइड फ्री सपोर्ट एंड गाइडेंस थ्रू लीगल एड सर्विस सेंटर सिचुएटेड इन अहमदाबाद। जो लीगल एड सर्विस सेंटर है उसके अंतर्गत जो लोगों को फ्री में सलाह दी जाती है, उन्हें गाइड किया जाता है और उनकी फ्री में सेवा की जाती है। लोक अदालत फंक्शन वॉलेंटरली इवन ऑन संडेज and holidays at district and तालुका headquarters as per the convenience of the petitions। अवकाश के दिन या रविवार को भी पक्षकारों की सहमति से जिला तथा तालुका केंद्रों पर लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। द लोक अदालत जनरली हियर द केसेस ऑफ एक्सीडेंट एंड इज रिलेटेड। और जो लोक अदालत है वो सामान्यतः एक्सीडेंट के केसेस को देखती है या फिर कंपेंसेशन का हो, डाइवर्स का हो, एलिमनी का हो, जनरल डेप्ट हो, पर्सनल कंप्लेंट्स हो, पुलिस कंप्लेन हो, इन सब के मामले लोक अदालत में देखे जाते हैं। यस, लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ एडवोकेट, social worker, educationist, reputed citizens, businessmen, police officer, insurance officer, judges and judicial officers। लोक अदालतों में वकील, समाज कार्यकर्ता, प्रतिष्ठित नागरिक, उद्योगपति, पुलिस अधिकारी, बीमा कंपनियों के अधिकारियों के अलावा न्यायाधीश या न्यायिक कर्मचारी होते हैं। हियर केसेस आर सेटल्ड एमिकेबली सच दैट बोथ द पार्टीज आर सेटिस्फाइड। यहाँ दोनों पक्षकारों के बीच उन्हें संतोष प्राप्त हो, इस तरह से स्थायी शांति तथा सुलह के लिए समाधान किया जाता है। द केसेस फॉट इन द लोक अदालत आर नाइदर वॉन नॉर लॉस। जो लोक अदालत में जो केसेस लड़े जाते हैं वो ना ही तो जीते जाते हैं और ना ही हारे जाते हैं। लोक अदालत सेव टाइम एंड मनी। लोक अदालत सेव टाइम और मनी दोनों को सेव करता है। मैनी पेंडिंग केसेस आर रिसॉल्व। बहुत सारे पेंडिंग केसेस जो यहाँ पे सॉल्व कर दिए जाते हैं। ऑल द जजमेंट ऑफ लोक अदालत आर बैक्ड बाय द लॉ। लोक अदालत के निर्णयों को कानूनी समर्थन प्राप्त होता है। देयरफॉर द लोक अदालत है बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। इसी से लोक अदालतें आज लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ केप्ट द जुडिशरी इंडिपेंडेंट फॉर्म एंड fearless from the legislature and the executive for the protection of the fundamental rights of the citizen, for
द सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी एंड फॉर प्रोवाइडिंग जस्टिस। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा एवं सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक समानता और न्याय स्थापित करने का कार्य न्यायपालिका को सौंपा गया, जो विधायिका तथा कार्यपालिका से स्वतंत्र, तटस्थ रहकर और निर्भीक ढंग से करना सुनिश्चित किया गया। जो ये न्यायपालिका होती है वो विधायिका, कार्यपालिका इन सबसे अलग होती है। इनका न्यायपालिका के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है। द जुडिशरी शुड नॉट बी इंक्लिन्ड और बायस्ड टूवर्ड द गवर्नमेंट। जो न्यायपालिका का कोई भी कदम सरकार के पक्ष में अथवा सरकार के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। द टर्म एंड कंडीशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए जो टर्म एंड कंडीशन होती है, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है, पे स्केल जो होती है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, रिटायरमेंट एक्सेट्रा, जिसका कार्य इज़ टेकन केयर बाय द एग्जीक्यूटिव एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल पर प्रोविजंस, ये सभी किसके द्वारा जो संविधान के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग होते हैं। द जज आर अपॉइंटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जज को जो अपॉइंट किया जाता है उसके लिए भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। द एग्जीक्यूटिव कैन नॉट रिमूव एनी ऑफ द जज ड्यू टू देयर विल और एनी पॉलिटिकल प्रेशर्स। जो जज है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक समय सीमा होती है और राजनीतिक प्रभाव या मनमाने ढंग से कार्यपालिका किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटा सकती है। द पे स्केल, द टर्म ऑफ सर्विस, प्रमोशन, ट्रांसफर, बेनिफिट ऑफ प्रमोशन, पेंशन फंड ऑफ द जज कैन नॉट बी अल्टर्ड। और जो उसके जो जज होता है उसका वेतन भत्ता, नौकरी की शर्त, पदोन्नति, स्थानांतरण, निवृत्ति का लाभ, पेंशन फंड, इन सभी मामलों में उन्हें नुकसान हो इस प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। हम उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस of judge, any of their behavior or their judgment cannot be discussed or critically reviewed in the parliament or the legislative assembly। जो जज के द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं उसके खिलाफ पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा में किसी तरीके का कोई रिव्यू नहीं दिया जा सकता है। द जज आफ्टर देयर रिटायरमेंट कैन नॉट कैरी आउट देयर प्रैक्टिस इन एनी ऑफ द कोर्ट। और अगर जज एक बार रिटायर हो जाए तो फिर वो किसी भी कोर्ट में अपना कार्य शुरू नहीं रख सकता है। द पर्पज इज़ टू एम्पावर द जज टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ फियरलेसली। और इन सब का पर्पज़ एक ही है कि जज अपना काम बिना डरे, ईमानदारी से, सेल्फ रिलायंटली, इंडिपेंडेंटली, फॉर्मली, सो दैट द जज कैन इम्पार्ट ट्रू, ट्रांसपेरेंट एंड क्विक जस्टिस। और इसी वजह से जब उसके ऊपर किसी का डर नहीं होगा तो कोई भी जज जो होगा वो सच्चाई से और बिना किसी ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल एकदम पारदर्शिता के साथ और जल्दी न्याय दे सकता है। जब अगर जज के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं होगा तो अपना न्याय जो होगा वो बिल्कुल अच्छे तरीके से दे पाएगा जज। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल एंड यूनिफॉर्म प्लेस। इन भारतीय संविधान द्वारा न्यायपालिका को अपने को स्वतंत्र, निष्पक्ष, तटस्थ, एक सूत्री तथा विशिष्ट स्थान दिया गया है। द केसेस ऑफ पब्लिक वेलफेयर, द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक वेलफेयर और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पर्टेनिंग to public welfare can be written on a simple postcard or an ordinary letter to the Supreme Court। सर्वोच्च न्यायालय में सार्वजनिक हित के दावों, सार्वजनिक हित के प्रश्नों या सार्वजनिक हित की समस्याओं के हल के लिए मात्र पोस्ट कार्ड अथवा सामान्य पत्र द्वारा की गई शिकायतों को सार्वजनिक हित की शिकायत के रूप में स्वीकार किया जाता है। इन द पास्ट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ट्रीटेड सच मैटर एज पिटिशन एंड हैज़ गिवन ट्रेंड सेटिंग जजमेंट। दिस हैज़ प्रूव्ड द विजिलेंस ऑफ द जुडिशरी इन द पब्लिक। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यपालिका को समय समय पर आवश्यक आदेश दिए हैं जिसके कारण न्यायपालिका की सक्रियता भी लोगों को दिखाई देती है। At present, there are about 3.5 crore pending cases in our judiciary। At present, हमारे यहाँ न्यायपालिका में 3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस हैं। Insufficient number of court judges and staff in the reason in the delay in justice। अपर्याप्त न्यायालयों तथा न्यायाधीशों एवं अन्य स्टाफ की कमी के कारण न्याय में होने वाले असह्य विलंब को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द टास्क ऑफ रिफ्रेमिंग 1,500 ओल्ड एंड
इररिलेवेंट लॉज। विलंब को रोकने के लिए तथा लगभग 1500 से अधिक पुराने और अप्रस्तुत कानूनों को बदलने की तैयारी वर्तमान सरकार कर रही है। इसी के साथ डियर स्टूडेंट ये चैप्टर फिनिश होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपने अच्छे से समझे होंगे। समझ करके आप अपनी लैंग्वेज में इनके क्वेश्चंस का आंसर भी दे पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर लिख करके बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।